नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 78 हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। और रोज़ की भांति आज भी हम लोग जो पहला सवाल है वो ले रहे हैं इंडियन इकॉनमी से। काफ़ी सारे दोस्तों को इकॉनमी में समस्या होती है क्योंकि कुछ अच्छे वीडियोस मौजूद नहीं हैं यूट्यूब पे। देखो, वीडियो हज़ार हैं, हर चीज़ के वीडियो हैं, किसी की चीज़ की कमी नहीं है, मगर जब बात आती है क्वालिटी की तो फिर वहाँ पर अब चीज़ें मार खा जाती हैं। अधिकांश जो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलते हैं वो मिलते हैं कोर्स बेचने के लिए, चीज़ें प्रमोट करने के लिए, व्यूज़ वगैरह के लिए, ठीक है ना। तो पर्पस हमारा ये रहता है कि इन 5 क्वेश्चन के ज़रिए जो आपके टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर दें बढ़िया से, और ये हाई प्रायोरिटी के टॉपिक्स होते हैं, इन पर सवाल आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो चलो चीज़ें शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल कह रहा है कि इनमें से क्या रेवेन्यू बजट का पार्ट है। तो बजट के 2 पार्ट, पहला रेवेन्यू, दूसरा है कैपिटल, ठीक है। रेवेन्यू में आता है रेवेन्यू रिसिप्ट, जो आमदनी लौटाना ना पड़े, कोई लायबिलिटी ना हो। दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्च जो रूटीन खर्च हो, कोई एसेट जनरेट ना हो रहा हो, कोई लायबिलिटी कम नहीं हो रही हो, क्या बोलते हैं उसको, रेवेन्यू रिसिप्ट। उसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो कैपिटल रिसिप्ट रहेगा, यहां पर आपका कोई एसेट डिक्रीज हो रहा होगा, चाहे आप लोन लेके आ रहे होंगे या तो कंपनी का स्टॉक बेच करके आ रहे होंगे, ठीक है ना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, आपका कोई एसेट क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, या फिर आपकी कोई लायबिलिटी, कोई लोन घट रहा होगा। समझ के बाद, तो जो रेवेन्यू बजट है इसमें इनकम टैक्स भी, अच्छा रेवेन्यू बजट जब बोलता हूं ना तो इसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों आएगा, ठीक है। जब मैं कहता हूं रेवेन्यू बजट तो इसमें रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर दोनों आएगा, खर्चा आमदनी दोनों आएगा। तो इनकम टैक्स ये रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, ग्रांट टू द स्टेट ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो सरकारी सिक्योरिटी है उस पर जब जो ब्याज पे कर रही है गवर्नमेंट, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। समझ के बाद, तो तीनों के तीनों क्या हैं, ये रेवेन्यू बजट का पार्ट है। क्लियर है। हाँ, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करके पैसे जुगाड़ती है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके पैसे लेती है पब्लिक से, तो वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा। याद रखना ये बात। क्लियर है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अगला सवाल है, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करी जाती हैं जब हम लोग बजट को पास कर रहे होते हैं। फाइनेंस बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, डिमांड ऑफ ग्रांट, वोट ऑन अकाउंट, ये चारों के चारों आते हैं बजट में। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, देखो बजट को इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, अब उस पर डिबेट चलेगी, डिबेट होने के बाद वो बिल पास होगा। जैसे ही वो बिल पास होगा, हमारे एग्जीक्यूटिव को परमिशन मिल जाएगी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की, ठीक है। मगर तब तक क्या करें, जब तक बिल पास नहीं होता तब तक क्या करें, तब तक कुछ खर्चा पानी सरकार को दिया जाता है, यही होता है वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। दूसरा है डिमांड ऑफ ग्रांट। अभी जो मैंने कहा ना कि बिल पास करते हैं ताकि एग्जीक्यूटिव को पैसे निकालने का परमिशन मिले, यही होता है डिमांड ऑफ ग्रांट। कितना पैसा हर मिनिस्ट्री को चाहिए होगा, हर मिनिस्ट्री को कितना पैसा चाहिए होगा अलग अलग काम के लिए, ये होता है डिमांड ऑफ ग्रांट, ठीक है। जो आपका अप्रोप्रिएशन बिल है, यही गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को परमिशन देता है कि आप फंड से पैसा निकाल सकते हैं। अगला है फाइनेंस बिल, इसमें कौन सा टैक्स लगाना है, कम करना है, घटाना बढ़ाना है, ये सब बातें फाइनेंस बिल में होती हैं। तो चारों के चारों क्या हैं, आपके बजट में आते हैं। डी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए।
कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है। एग्ज़ाम हॉल में जब कन्फ्यूजन होता है ना, तभी सवाल गलत होते हैं, ऐसे नहीं गलत होता, ठीक है। और आपके पास अब टाइम काफ़ी कम है, तो अब आपकी चीज़ें रिवाइज होने शुरू होंगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं नेशनलिज्म के स्प्रेड के लिए, नेशनलिज्म फैलाने के लिए। तो देखो, जब भारत में वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न थाउट आया, तो हमको डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इन सब जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। तो क्या हुआ, हमने उसकी डिमांड शुरू करी कि जब ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है तो भारत में क्यों नहीं है भैया, बताइए हमको। दुनिया के दूसरे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे में क्यों नहीं ला रहे हैं आप। जो कॉलोनिज्म है, इसका आइडिया लगा कि अरे हम तो गुलाम हैं, हम तो कॉलोनी है एक ब्रिटेन की। दूसरा, जो न्यूज़पेपर हैं उसका ग्रोथ हुआ, इस कारण से लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस मिला। पेपर के ज़रिए लोगों को पॉलिटिकली अवेयर किया गया, एजुकेट किया गया कि उठो, अपने हक के लिए लड़ो, तुम्हारा जो गरीबी है उसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट जिम्मेदार है। सेकंड सही है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हुआ, कम्युनिकेशन बढ़िया हुआ, इससे भारत के अलग अलग रीजन के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ी। जो बंगाल बिहार के लोग हैं वो महाराष्ट्र के लोगों से मिले, बातचीत हुई, उनके आइडियाज़ को समझा। कोऑर्डिनेशन बढ़ा कि अगर हम कोई मूवमेंट लॉन्च करते हैं तो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे बिहार से बंगाल में चलाएंगे, बंगाल से आगे ले जाएंगे, ये सब चीज़ें। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों चीज़ों ने हेल्प किया राष्ट्रवाद को फैलाने में, इसको बढ़ाने में। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपका है, कह रहा है भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब ये है कि अगर ये भारत है तो पहला लॉन्गिट्यूड आपका ये हो गया, ये आपका पहला लॉन्गिट्यूड है। जो लंबा है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है। आखिरी आपका लॉन्गिट्यूड, जैसे कि मान लेता है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना, इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब देखो, एक लैटिट्यूड आपका ये है ना, ये आपका लैटिट्यूड है, ये आपका कश्मीर है, ठीक है। तो अगला लैटिट्यूड आपका ये है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग पीओके। तो इसको हम कहते हैं, इस दूरी को हम कहते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। मतलब किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड के बीच में भारत पड़ता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ना कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और जो आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ना, वो करीब करीब सेम है, 30 डिग्री के आसपास का आता है, करीब करीब सेम है। इट इज़ नॉट द हाफ नहीं है, करीब करीब सेम ही है। जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक का है, करीब करीब उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक का भी है। मतलब कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो करीब करीब बराबर है। दिखने में लगता नहीं है मगर है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्य से गुजरती है। यहाँ से शुरू होता है आपका, ठीक है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका निमोनिक्स होता है, इसको याद करने का ट्रिक भी होता है, उसको यूज़ करके चीज़ें आप याद कर सकते हैं। 8 राज्य से गुजरता है, ठीक है। सवाल पूछा गया है क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है चैप्टर 1 उससे। अगला क्वेश्चन है, एंशिएंट इंडिया में तक्षशिला एक फेमस जगह था, एक यूनिवर्सिटी थी। पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से स्कॉलर ने वहाँ पर पढ़ाई करी, रिसर्च किया। पाणिनि, कौटिल्य, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने पढ़ाई करी थी नालंदा में। तो आपने थर्ड को एलिमिनेट कर दिया। 3 काटते हैं, आपका ए चला गया, सी चला गया, डी चला गया। क्या आंसर आ गया, बी 1 और 2 ओनली। पाणिनि और कौटिल्य ये दोनों ने पढ़ाई करी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, यूनिवर्सिटी में। और आर्यभट्ट कहाँ से थे, ये नालंदा से थे। देखो, तक्षशिला से पाणिनि संस्कृत के व्याकरण थे, ग्रामेरियन थे। दूसरा जो कौटिल्य थे
ये तो जानते ही हो मौर्य सम्राट से थे। जो चरक हैं वो फिजिशियन थे और जीवक बुद्ध के फिजिशियन थे। तो क्या आंसर हो गया इसका? बी, 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। और ये हमारे हो गए आज के 5 सवाल। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।